हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संत थॉमस एक्विनास के बारे में बताया था। आज का विषय है मार्सिलियो ऑफ पडुआ। मार्सिलियो ऑफ पडुआ भी मध्य युग का विचारक था, जहां संत थॉमस एक्विनास ने चर्च का समर्थन किया और आध्यात्मिक सत्ता का समर्थन किया। वहीं मार्सिलियो ऑफ पडुआ ने लौकिक सत्ता का, सांसारिक सत्ता का समर्थन किया। यह राज सत्ता का प्रबल समर्थक था और आध्यात्मिक सत्ता का यानी कि चर्च की सत्ता का यह आलोचक था। तो मार्सिलियो ऑफ पडुआ को मैंने वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। आइए पढ़ते हैं मार्सिलियो ऑफ पडुआ को वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन नंबर वन है, मार्सिलियो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मार्सिलियो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मार्सिलियो का जन्म 1270 ईस्वी में इटली के पडुआ नगर में हुआ था। यहाँ मार्सिलियो के जन्म को लेकर विभिन्न विचारकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न है। कुछ विचारक कहते हैं कि मार्सिलियो का जन्म 1270 ईस्वी में हुआ था, जैसे कि जीवन मेहता के बुक में आप 1270 में पढ़ेंगे। वहीं जेपी सूद की पुस्तक में आप 1278 पढ़ेंगे। अन्य पुस्तकों में 1275 पढ़ेंगे, क्योंकि वो विभिन्न विद्वानों ने मार्सिलियो के जन्म को लेकर सही तिथि नहीं बताई है। मार्सिलियो का जन्म इटली के पडुआ नगर में हुआ था, लेकिन सही तिथि 1278 ही मानी जाएगी, क्योंकि यह जेपी सूद के किताब से लिया गया है। 1278 यह किसके बुक से लिया गया है? जेपी सूद की बुक से यह लिया गया है। और 1270 जो है यह जीवन मेहता की किताब से लिया गया है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मार्सिलियो ऑफ पडुआ को कहाँ का आर्क बिशप नियुक्त किया गया था? मार्सिलियो ऑफ पडुआ को कहाँ का आर्क बिशप नियुक्त किया गया था? तो मार्सिलियो ऑफ पडुआ को मिलान का आर्क बिशप नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह अपने दायित्वों को निर्वहन नहीं कर पाता है और उसको आर्क बिशप के पद से निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। मार्सिलियो 14वीं शताब्दी का सबसे अधिक मौलिक विचारक था, जिसने न केवल अपने समय की वरन अपने बाद में आने वाली यूरोप को भी देखा। किसका कथन है? यह कथन प्रोफेसर मूरे का है। मार्सिलियो ऑफ पडुआ की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? डिफेंसर पेशिश। मार्सिलियो ऑफ पडुआ की महत्वपूर्ण कृति जो है वह डिफेंसर पेशिश है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मार्सिलियो के किस पुस्तक को धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया गया था? तो मार्सिलियो के डिफेंसर पेशिश को धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया जाता है, इस पर बैन लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पोप के डर से मार्सिलियो भागकर कहाँ गया था तथा किस राजा की शरण लिया था? तो जब मार्सिलियो को धर्म विरुद्ध कर दिया जाता है और इसको चर्च से निकाल दिया जाता है, इसकी पुस्तक पर बैन लगा दिया जाता है, तो मार्सिलियो भागकर जर्मनी के शासक बेवेरिया के शरण में चला जाता है। जर्मनी में बेवेरिया के शासक लुईस के शरण में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्सिलियो ने डिफेंसर पेशिश का किस नाम से संक्षिप्तीकरण किया? मार्सिलियो ने डिफेंसर पेशिश को डिफेंसर माइनर के नाम से इसका संक्षिप्तीकरण किया, इसको शॉर्ट में अनुवाद कर दिया डिफेंसर माइनर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफेंसर पेशिश को किस विचारक में मध्य युग का महानतम एवं सर्वाधिक मौलिक ग्रंथ कहा है? डिफेंसर पेशिश को किस विचारक ने मध्य युग का महानतम एवं सर्वाधिक मौलिक ग्रंथ कहा है? तो यह किसने कहा है? गैटिल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं।
डिफेंसर पेशिश को चर्च और राज्य के संघर्ष के इतिहास में ही नहीं वरन राजनीतिक विचारों के विकास के संपूर्ण इतिहास में एक वास्तविक सीमा चिन्ह किसने कहा है? मैकिलवेन ने कहा है। मैकिलवेन ने कहा है कि डिफेंसर पेशिश जो है वह चर्च और राज्य के संघर्ष के इतिहास में ही नहीं वरन राजनीतिक विचारों के विकास के संपूर्ण इतिहास में एक वास्तविक सीमा चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। डिफेंसर पेशिश में किसका विरोध किया गया है? तो डिफेंसर पेशिश में धार्मिक सत्ता का विरोध किया गया है, चर्च की सत्ता का विरोध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। मार्सिलियो को प्रथम एरिस्टियन किसके द्वारा कहा गया? प्रथम एरिस्टियन किसके द्वारा कहा गया है? तो सेबाइन के द्वारा कहा गया है मार्सिलियो को प्रथम एरिस्टियन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। डिफेंसर पेशिश कब प्रकाशित हुई थी? डिफेंसर पेशिश 1324 ईस्वी में प्रकाशित होती है। मार्सिलियो की मृत्यु कब हुई थी? मार्सिलियो की मृत्यु 1342 ईस्वी में हुई थी। मार्सिलियो की मृत्यु कब होती है? 1342 ईस्वी में होती है। मार्सिलियो को किस विश्वविद्यालय का रेक्टर बनाया गया था? तो मार्सिलियो को पेरिस विश्वविद्यालय का वह रेक्टर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। मार्सिलियो को धर्म बहिष्कृत कब और किसने किया था? तो मार्सिलियो को धर्म बहिष्कृत 1326 ईस्वी में पोप जॉन 22वें ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। डिफेंसर पेशिश कितने भागों में विभाजित है? मार्सिलियो ने डिफेंसर पेशिश को 3 भागों में विभाजित किया है। मार्सिलियो ने डिफेंसर पेशिश को 3 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। डिफेंसर पेशिश के प्रथम भाग में कितने अध्याय हैं? तो डिफेंसर पेशिश के प्रथम भाग में 19 अध्याय हैं। 19 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। प्रथम भाग में यानी डिफेंसर पेशिश के प्रथम भाग में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? तो डिफेंसर पेशिश के प्रथम भाग में दार्शनिक धारणा, राज्य एवं शासन संबंधी विचारों पर मार्सिलियो ऑफ पडुआ ने प्रकाश डाला है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। द्वितीय भाग में कितने अध्याय हैं? डिफेंसर पेशिश के द्वितीय भाग में कितने अध्याय हैं? द्वितीय भाग में 33 अध्याय हैं। प्रथम भाग में कितने अध्याय हैं? प्रथम भाग में कितने अध्याय हैं? प्रथम भाग में 19 अध्याय हैं। इसको आप लोग याद करते रहिए। द्वितीय भाग में कितने अध्याय हैं? 33 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। द्वितीय भाग में किस विषय पर विवेचन किया गया है? द्वितीय भाग में किस विषय पर विवेचन किया गया है? तो द्वितीय भाग में पोप के दावों पर विवेचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। डिफेंसर पेशिश का तीसरा भाग कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो डिफेंसर पेशिश का जो तीसरा भाग है वह 3 अध्यायों में विभाजित किया गया है और उसमें मार्सिलियो ऑफ पडुआ ने निष्कर्ष लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। मार्सिलियो ने शल्य क्रिया किया जिसमें उसने राजनीतिक सिद्धांत से ईसाई तत्वों को अनावश्यक मानकर काट कर निकाल दिया। किसका कथन है? यह कथन है यूल्मनस का है। अपने राज संबंधी विचार में किस विद्वान का अनुसरण किया है? अरस्तु का। मार्सिलियो अपने राज संबंधी जो धारणा है वह अरस्तु से ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 24। मार्सिलियो के अनुसार सर्वोच्च सत्ता का अधिवास जनता के प्रभावशाली अंग में होना चाहिए। इस प्रभावशाली भाग को मार्सिलियो क्या कहता है? मार्सिलियो इस प्रभावशाली भाग को वेलेंसियर पार्ट कहता है या इसको लैटिन में पापुन वेलेंसियर पोर्स कहा जाता है। ये जो वेलेंसियर पार्ट होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और पूरी सत्ता इसी में निहित रहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। किंतु वह विवरणों की व्यापक वह अच्छा नहीं करता और इस प्रकार विद्वानों को विगत 6 शताब्दियों से अपने संक्षिप्त व विशुद्ध अर्थ के लिए भौचक्के में डालता रहा है। यहाँ पे किंतु वह विवरणों की व्यापक इच्छा नहीं करता। व्यापक यहाँ क्या है? इच्छा। व्यापक इच्छा नहीं करता और इस प्रकार विद्वानों को विगत 6 शताब्दियों से अपने संक्षिप्त व विशुद्ध अर्थ के लिए भौचक्के में डालता रहा है। किसका कथन है? यह कथन मुलफोर्ड शिवली का है।
क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिनिधि सभा के अधीन अधिशासी शाखा जिसे मार्सिलियो प्रिंसिपेंस कहता है वह क्या है? कार्यपालिका है। कार्यपालिका को मार्सिलियो क्या कहता है? प्रिंसिपेंस कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मार्सिलियो ने सरकार के कितने रूपों का वर्णन किया है? मार्सिलियो ने सरकार के 3 रूपों का वर्णन किया है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और कॉमनवेल्थ, जिसमें वह सीमित राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति मानता है, सीमित राजतंत्र को। क्वेश्चन नंबर 28, यह निश्चित रूप से मुझे प्रतीत होता है कि डिफेंसर पेशिश में संसदीय प्रणाली के लिए कोई वकालत नहीं किया गया है और ना किसी शासक के अन्य रूप के लिए ही तर्क दिया गया है। किसका कथन है? यह कथन प्रोफेसर एलेन का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29, यह ध्यातव्य होना चाहिए कि कानून निर्माण में मार्सिलियो पूरी जनता की सत्ता का बहुत महत्वपूर्ण समर्थन सुनिश्चित करता है। किसका कथन है? कार्लायल। यह कथन किसका है? कार्लायल का। कार्लायल कहता है कि यह भी ध्यातव्य होना चाहिए कि कानून निर्माण में मार्सिलियो पूरी जनता की सत्ता का बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थन सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 30, विधि विधायक का बल प्रवर्ती आदेश है जिसका परिपालन न्यायालय के द्वारा कराया जाता है। किसकी परिभाषा दी गई है? यह परिभाषा मार्सिलियो के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ आते हैं। उसकी विचारों में सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता का विचार हमें बोंदा और आस्टीन की अपेक्षा रूसो की अधिक याद दिलाता है। किसका कथन है? यह बाउल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आते हैं। मार्सिलियो ने डिफेंसर ऑफ पेशिश में कितनी विधियों का वर्णन किया है? तो मार्सिलियो ने डिफेंसर ऑफ पेशिश में 4 विधियों का वर्णन किया है। जैसा कि संत थॉमस एक्विनास ने 4 प्रकार की विधियों का वर्णन किया है, शाश्वत विधियाँ, दैवीय विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ और मानवीय विधियाँ। तो मार्सिलियो ने भी 4 विधियों का वर्णन किया है, लेकिन अपने डिफेंसर पेशिश में केवल 2 ही विधियों को प्रमुख स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। किस विचारक ने चर्च को राज्याधीन रखा है? मार्सिलियो। मार्सिलियो कहता है कि चर्च का अलग से अस्तित्व नहीं है, वह राज्य के अधीन है। चर्च को राज्य के अधीन रहना चाहिए और राज्य के निर्देशों के अनुरूप ही चर्च को अपना कार्य करना चाहिए। चर्च का कार्य केवल धार्मिक क्रियाकलाप है और राजनीतिक नहीं है। इसलिए चर्च सर्वश्रेष्ठ नहीं है बल्कि राज्य सर्वश्रेष्ठ है और चर्च को राज्य के अधीन रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। धार्मिक संस्कार के करने के अतिरिक्त धर्माचार्य केवल सलाह और उपदेश ही दे सकते हैं। वे दुष्टों को डांट डपट सकते हैं और बता सकते हैं कि पाप के भावी परिणाम क्या होंगे, लेकिन किसी मनुष्य को तपस्या करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते या प्रायश्चित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह मनुष्यों के ऊपर है। वह केवल मनुष्यों को रास्ता बता सकते हैं, उस रास्ते पे चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। किसका कथन है? मार्सिलियो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आते हैं। मार्सिलियो किस राजा का समर्थक था? मार्सिलियो जो था वह बावेरिया के लुई चतुर्थ का समर्थक था। वह लुई चतुर्थ के अधीन ही रहता था, उन्हीं के राज्य में रहता था मार्सिलियो। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। किसने मार्सिलियो को सर्वाधिकारवादियों का पूर्वज कहा है? डी लिगोर्डे ने मार्सिलियो को सर्वाधिकारवादियों का पूर्वज कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। 36, ये भी 36 हो गया है, कोई बात नहीं। किसने मार्सिलियो को मध्ययुगीन सावयववाद का अणुवादी विध्वंसक कहा है? किसने मार्सिलियो को मध्ययुगीन सावयववाद का अणुवादी विध्वंसक कहा है? गियर के मार्सिलियो को मध्ययुगीन सावयववाद का अणुवादी विध्वंसक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। किसने मार्सिलियो को प्रजातंत्र का पूर्वगामी कहा है? गोवर्थ, या इसको गेवर्थ भी कहते हैं, गेवर्थ या गीवर्थ, सारा नाम एक ही है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है सबका। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं।
मार्सिलियो ऑफ पडुआ 14वीं शताब्दी का सर्वाधिक मौलिक चिंतक था। यह किसका कथन है? मूरे का कथन है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। मार्सिलियो के बारे में किसने कहा है उसने अपने युगों के बंधनों को अधिक सचेत रूप से तोड़ने का प्रयास किया? एबेंस्टीन, विलियम एबेंस्टीन कहते हैं कि मार्सिलियो अपने युगों के बंधनों को अधिक सचेत रूप से तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि मध्य युग जो रहा है वह ईसाइयत का युग रहा है और मार्सिलियो ने उस ईसाइयत को तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। मार्सिलियो राजदर्शन के इतिहास में थोड़ी से सच्चे क्रांतिकारियों में से एक था। यह कौन कहा है? यह गेवर्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। मार्सिलियो किस संप्रदाय का था? मार्सिलियो जो था वह फ्रांसिस्कन संप्रदाय का था। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। मार्सिलियो किसकी सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है? धार्मिक सत्ता पर, चर्च की सत्ता पर मार्सिलियो प्रतिबंध लगाता है। 43 मार्सिलियो ने नास्तिकों को दंडित करने का अधिकार किसको दे दिया? ईश्वर को दिया। मार्सिलियो ने नास्तिकों को दंडित करने का अधिकार किसको दिया? ईश्वर को दिया। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। मार्सिलियो ने इस बात पर जोर दिया कि शासक कोई अलौकिक या दैवी शक्ति नहीं रखते, वह अपनी शक्ति मात्र उन लोगों से प्राप्त करते हैं जिन पर शासन करते हैं। किसका कथन है? मूरे कहते हैं। मूरे मार्सिलियो की विचारधारा से प्रभावित होते हैं और मार्सिलियो राजसत्ता को महत्वपूर्ण स्थान देता है। उसके साथ साथ लोगों की सहमति को भी आवश्यक बताता है। इसीलिए मूरे महोदय का कहना है कि मार्सिलियो ने इस बात पर जोर दिया कि शासक कोई अलौकिक या दैवी शक्ति नहीं रखते, वह अपनी शक्ति मात्र उन लोगों से प्राप्त करते हैं जिन पर शासन करते हैं। मार्सिलियो के अनुसार राजा जनता का है। राजा जनता का क्या है? सेवक है। मार्सिलियो कहता है कि राजा जनता का सेवक है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विधायक अथवा विधि का प्रथम और उचित बुद्धिमत्ता पूर्ण कारण जनता अथवा नागरिकों का संपूर्ण समुदाय अथवा उसका प्रधान भाग है। किसका कथन है? यह कथन भी मार्सिलियो का है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। वह कानून को स्पष्टतः उसके विधि शास्त्रीय अर्थ में लेता है, क्योंकि वह किसी स्थापित सत्ता से उत्पन्न होता है और उसका उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। किसका कथन है? शेबाइन का कथन है। यह कथन शेबाइन का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। मैं कहता हूं कि समाज में संख्या तथा गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से प्रबुद्ध अंश की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। किसका कथन है? मार्सिलियो ऑफ पडुआ का कथन है। मार्सिलियो ऑफ पडुआ संख्या और गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से वह कहता है कि मुझे संख्या और गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से प्रबुद्ध अंश की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रबुद्ध अंश जो होता है वह संख्या की दृष्टि से तो कम होता है, लेकिन क्वालिटी उसमें ज़्यादा होती है, गुणवत्ता उनमें अधिक होती है। मार्सिलियो ने किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन किया है? सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। मार्सिलियो ने कानून के कितने रूपों का वर्णन किया है? वैसे तो डिफेंसर ऑफ पेशिश में मार्सिलियो ने 4 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है। 4 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है, परंतु उसने व्याख्या केवल दैवी कानून और मानवीय कानूनों की ही की है। यानी कानून का वर्णन करते हुए वह कहता है कि यह सीधा ईश्वर का आदेश है, इसमें सोच विचार के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है। दैवी कानून में मनुष्य को बताया जाता है कि वह क्या कार्य करे और क्या कार्य न करे। इस विधि में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ साधन प्राप्त करने अथवा आगामी संसार के लिए वांछनीय परिस्थितियों के निर्माण का उपाय भी बताया जाता है। मानवीय कानून क्या है? मानवीय कानून का वर्णन करते हुए मार्सिलियो ऑफ पडुआ कहता है कि मानवीय कानून नागरिकों के संपूर्ण समुदाय का अथवा उसके प्रबुद्ध भाग का आदेश है। जो लोग विधि बनाने की शक्ति रखते हैं वे सोच विचार के पश्चात इस कानून को जारी करते हैं।
मानवीय कानून में मनुष्य को बताया जाता है कि वह इस संसार में क्या कार्य करे और क्या न करे। इस कानून में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य प्राप्त करने अथवा इस संसार के लिए वांछनीय परिस्थितियों के निर्माण करने का उपाय बताया जाता है। मानवीय कानून एक ऐसा आदेश है जिसका उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को इस संसार में दंड दिया जाता है, लेकिन दैवीय कानून का उल्लंघन करने पर उनको दंड नहीं दिया जाता है। केवल मानवीय कानून का उल्लंघन करने पर ही दंड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। मार्सिलियो अपने विचारों को किस विद्वान से ग्रहण किया है? अरस्तु से। मार्सिलियो ने अपने सारे विचार अरस्तु से ही ले लिया है, जैसे राज संबंधी विचारों को ले लिया है, विधि संबंधी विचारों को ले लिया है, शासन संबंधी विचारों को ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। मार्सिलियो की शासन प्रणाली को सबसे निकृष्ट मानता है? मार्सिलियो सीमित राजतंत्र को सबसे उच्च मानता है और निरंकुश तंत्र को सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली मानता है। क्वेश्चन नंबर 53। मार्सिलियो के चिंतन में उसका कौन सा विचार मौलिक है? मार्सिलियो के चिंतन में उसका जो विचार है सामान्य परिषद का विचार देता है। यह सामान्य परिषद का विचार ही वह मौलिक है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। पादरियों का कार्य ऐसी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना और ऊंची शिक्षा देना है जो धर्मशास्त्रों के अनुसार विश्वास के कार्य के लिए अथवा निर्माण के लिए है। इसका उद्देश्य शाश्वत मुक्ति प्राप्त करना और दुख से बचना है। किसका कथन है? मार्सिलियो ऑफ पडुआ का है। मार्सिलियो ऑफ पडुआ। मार्सिलियो कहता है, मार्सिलियो पोप को या पादरियों को एक निश्चित कार्य ही सौंपता है, सारे कार्यों को वह नहीं सौंपता, वह केवल धार्मिक कार्यों को ही पोप और पादरियों को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आते हैं। चर्च राज्य का एक विभाग है। किसका कथन है? मैकेल वेन का। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विभिन्न परीक्षाओं में कई बार इसका रिपीटेशन हुआ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों और मेरे विद्यार्थियों, मैंने मार्सिलियो ऑफ पडुआ से ये 55 क्वेश्चन तैयार किए और मैं आशा करता हूँ कि यह जो वन लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।